This is our last concluding part. As you can see, yesterday we had studied about the different names of hope and what hope makes us and what poet feels after the hope is fulfilled. And in this part, now we are going to study the examples that are provided in this poem. So, objects of nature. So there are basically three objects, if you remember. So first one is the bird. Second one is tree, and third one is bud, kali. So basically poet has used three objects of nature to elaborate the word hope or to explain the word hope. The first one is the bird. Now what bird does is bird is always in search of food, or you can say that when does the bird go out? The bird goes out in search of food. The first hope for the bird is that it is out for search of food. But what happens if it fails to find food? खाना नहीं मिलता है, तो ये find. So what will happen? If goes out in search of food, if it does not find it, then it find the material to build the nest. अब इसका मैसेज क्या है कि डोंट लूज होप. जिस काम को करने निकले हो वो काम पूरा नहीं होता है. द थिंग विच एट फर्स्ट इट गोज आउट सर्च ऑफ फूड, वो नहीं होता है, तो वो खाली हाथ नहीं आता है. पक्षी क्या करता है? इट फाइंड्स मटेरियल टू बिल्ड द नेस्ट. अपने घोंसले को बनाने का मटेरियल अपने साथ में लेकर के आता है, यानी कि अपना जो उसका जो एफर्ट है, उसकी जो कोशिश है, वो व्यर्थ नहीं जाने देता है. देन नेक्स्ट इज, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ट्री. अब पेड़ क्या करता है? लूज और ड्रॉप्स द लीव्स. कौन से पत्ते गिराता है? येलो और ड्राई, पीले पड़े हुए हैं या सूखे हुए पत्तों को वो गिरा देता है. क्यों? कौन सी उम्मीद में? दैट अगेन इट विल बी लेडन विथ ग्रीन लीव्स. इस उम्मीद में, इन द होप इट लूजेस और ड्रॉप्स द लीव्स, येलो एंड ड्राई लीव्स, in the hope that again it will be laden with green leaves, कि वो वापस हरी पत्तियों से आच्छादित हो जाएगा. Now bud, कली. blooms on the branch. क्या करती है वो एक ब्रांच के ऊपर खिलती है. क्यों खिलती है? इन द होप, इस आशा में, दैट नो वन विल प्लक, कि कोई आके उसको तोड़ेगा नहीं. वो अपनी सुंदरता से सबको, पूरे वातावरण को आनंदित कर देगी, अपनी सुगंध से पूरे वातावरण को खुशबूदार कर देगी. तो वो अपनी कली को खिलना वो बंद नहीं करता है. इट डजंट स्टॉप टू ब्लूम, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आते हैं तो उसकी कलियों को तोड़ते हैं, उसकी फूल को तोड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना जो है वो खिलना बंद नहीं करते. सो यू कैन अगेन सी, मैं बोर्ड से हट जाता हूँ थोड़ा सा, कि देर आर थ्री ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, बर्ड, ट्री
एंड बर्ड। सो दिस 3 अगेन हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट। सो बर्ड goes out in search of food to find food, but if it does not find food then it returns with material to build the nest। घोंसला बनाने के मटेरियल से वो आता है। सो बेसिक मैसेज इसमें है डोंट लूज होप। सेकेंड आपको एग्जाम्पल दे दिया ट्री का। सो ट्री इट लूज और ड्रॉप्स द लीव्स, अपने पत्तियां गिरा देता है। कौन सी पत्तियां गिराता है? येलो और ड्राई, जो पीली और हरी जो पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, वो गिरा देता है। किस उम्मीद में? इन द होप दैट इट विल लैडन विथ ग्रीन लीव्स, कि वो हरी पत्तियों से एक दिन आच्छादित हो जाएगा। और तीसरा बर्ड कली, ब्लूम्स ऑन द ब्रांच, कली एक डाली पे खिलती है। इन द होप, इस उम्मीद में कि कोई उसको तोड़ेगा नहीं। देखिए आप यहाँ पर आप देखिए 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर है, लेकिन तीनों में होप का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। पहले में मीनिंग ये है कि आप कोशिश करिए और आप असफल होते हो तो उस कोशिश को परिवर्तित कर दीजिए। पक्षी बाहर निकलता है भोजन की तलाश में, भोजन नहीं मिलता तो खाली हाथ नहीं आता। दूसरा ये कि आप पेड़ का उदाहरण देख रहे हैं तो वो अपनी पत्तियां गिरा देता है। सपोज बारिश हुई नहीं तो, लेकिन भविष्य को देखते, भूतकाल को देख करके आप अपना भविष्य बना सकते हो। उस पेड़ को पता है कि बारिश आएगी, बारिश आज नहीं तो देर सवेर आएगी। सो ये वो काम है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बर्ड, कि आप परिणाम की चिंता ना करें। उम्मीद जो है ना, उसमें क्या होता है, आप एग्जाम देते हैं तो आप होप करते हैं कि मेरा रिजल्ट ये आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आप पहले से तो तय नहीं करते कि मैं फेल ही हो जाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँ। आप अपने एफर्ट्स को बंद नहीं करेंगे, आप अपना काम कीजिए, दूसरों को जो काम करना है वो करेंगे। सो दिस वॉज अबाउट द 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। आप देख पा रहे हैं, ओके। तो इस पोएम के जो भी आप पॉइंट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको पोज करके लिख सकते हो। मैं बोर्ड से हट जाता हूँ एक बार वापस, और इसको अच्छे से आप इसको मेंशन करके कर लीजिएगा। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी, अभी हम आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो 5 पोएट्री है अब वो हमने ख़त्म कर दी है। अब हम कंपोजिशन के ट्रैक से चलेंगे। तो कंपोजिशन में फर्स्ट जो हमारा होगा वो होगा नोटिस राइटिंग। तो उससे हम स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं एल्किल हैलाइड्स, हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही है। नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियो सब्सटेंस रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। हम डिस्कस करेंगे अब न्यूक्लियो जो फिलिक रिएक्शंस हैं उसमें से क्या क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्किल हैलाइड से, वो हमारा टॉपिक चल रहा है। एल्केन थायोईथर का निर्माण तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एल्केन थायोल का निर्माण। एल्किल हैलाइड से हम थायो अल्कोहल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कोई भी एल्किल हैलाइड ले लें, उसकी रिएक्शन हम किससे कराएं, सोडियम थायोसल्फाइड से या पोटेशियम थायोसल्फाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो एल्केन थायोल प्राप्त होता है। RX + NaSH तो क्या बन जाएगा, कोई भी रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन NaSH से कराते हैं या KSH पोटेशियम थायोल। एल्कोहल में हम NaOH लेते हैं। ध्यान रखना एक्वस लेना है, एल्कोहलिक नहीं लेना है। एल्कोहलिक अगर आप लिख देंगे तो रिएक्शन विलोपन हो जाएगी। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम सोडियम थायो अल्कोहल से कराते हैं तो एल्केन थायोल प्राप्त होता है। रिएक्शन में कोई भी एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्शन NaSH या KaSH से कराते हैं तो X की जगह सब्स्टिट्यूट होके क्या आ जाता है, SH आ जाता है, थायोल आ जाता है। थायो का मतलब है सल्फर,
जहाँ पे भी थायो शब्द यूज होगा है उसका मतलब है सल्फर। अगर हम यहाँ पे NaOH ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ROH, एल्कोहल प्रिपेयर होगा। और अगर हमने यहाँ पे O की जगह S ले लिया तो क्या बनेगा, थायोल। ये रिएक्शन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कंप्लीट द रिएक्शन में ये रिएक्शन आ सकती है। प्रिपेयर मेथड में रिएक्शन लगभग अभी तक तो आई नहीं है और आती भी नहीं है। तो कोई भी एल्किल हैलाइड ले लिए, आर की जगह हम एथिल, मेथिल, प्रोपिल, कोई भी आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी ले सकते हैं। उसकी रिएक्शन NaSH या KSH से कराएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, एल्केन थायोल प्राप्त होंगे। RX प्लस NaSH, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। X की जगह हमको क्या लाना है, माइनस वाला, माइनस को हटा के माइनस लाना। न्यूक्लियोफाइलिक जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो X की जगह हमें क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, X की जगह हमको क्या लगाना है, थायोल लगाना है, और क्या बन जाएगा, R। जो आप R लेंगे, R की जगह आप मेथिल यूज कर सकते हैं, एथिल, एल्किल कोई भी यूज कर सकते हैं, C2H5। ये हमें पहले पता चुकी हूँ कि एल्केन में से एक H रिप्लेस कर देते हैं तो एल्किल फॉर्म होता है। तो क्या बन जाएगा, थायोल। और क्या बन जाएगा, NaX। जो आप हैलाइड यूज करेंगे वो सोडियम हैलाइड बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे पोटेशियम लेते हैं, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड एक ही बात है। अगर हम पोटेशियम थायोल लेते हैं तो रिएक्शन सेम होगी, बस को जो को प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, पोटेशियम हैलाइड मिलेगा। ये आपके रिएक्शन है किसी भी एल्किल हैलाइड से एल्केन थायोल कैसे प्राप्त करते हैं। अब है एस्टर का निर्माण। जब एसिड के सिल्वर लवण यानी सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, एल्किल हैलाइड से कराते हैं। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट से कराने पर हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। RX प्लस RCOOAG क्या बन जाएगा, RCOOR प्लस जो भी आप बनाएंगे वो AgX बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया CH3CH2Cl, क्या बना, इसकी रिएक्शन किससे कराई, सिल्वर एसीटेट से कराई, तो क्या बन जाएगा, ये Ag हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl, और बाकी यों का यों ग्रुप जुड़ जाएगा। इसमें कार्बन की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। एल्किल एल्केनोएट एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर फॉर्मेशन, अगर हम किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर के एसिड सॉल्ट से कराते हैं तो क्या बनता है, ये AgX हट जाएगा और क्या बन जाएगा, RCOOR एस्टर बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, AgX। अगर मैंने R की जगह क्या लिया, C2H5 प्लस Cl लिया, और यहाँ पे भी R की जगह आप जो भी यूज कर सकते हैं, CH3 तो जो लेंगे वो क्या बन जाएगा, ये Ag की जगह Cl की जगह क्या आ जाएगा, Ag आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, C2H5 COCH3। इसका नाम है एल्किल एल्केनोएट। जो O के साथ ग्रुप जुड़ा होता है उसको हम एल्किल बोलते हैं, बाकी को क्या बोलते हैं, एल्केनोएट। मेथिल, और ये कितने कार्बन है, एक, और ये 2 3 कार्बन है, तो हम बोलेंगे मेथिल प्रोपेनोएट। तो
तो हम किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? सिल्वर के एसिड सॉल्ट से कराते हैं, तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है और को प्रोडक्ट हमको सिल्वर हैलाइड मिलता है। ये एस्टर फॉर्मेशन है। फिर है एमीन्स का निर्माण। एमीन्स कैसे बनती है? किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक अमोनिया से कराने पर हमें क्या बनती है? प्राइमरी एमीन बनती है। अगर हम एल्किल हैलाइड ज़्यादा ले लें, एक्सिस में ले लें, तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से क्वाटरनरी, यानी कि रिएक्शन आगे होती जाती है। कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो, उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? एल्कोहलिक अमोनिया से। एल्कोहलिक अमोनिया से कराते हैं, तो ये जो R हैं ये आ जाएगा। जितने कार्बन का आप एल्किल हैलाइड लोगे उतने ही कार्बन की आपको क्या मिलेगी? प्राइमरी एमीन फॉर्म होगी। और क्या बन जाएगा? ये HX बनेगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पे Cl लिया तो HCl, यहाँ पे अगर Br लिया तो HBr, जो आप हैलाइड लोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेंगे? हैलोजन एसिड्स मिलेंगे। ये था। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया C2H5Cl प्लस एल्कोहलिक अमोनिया, तो क्या बन जाएगा? C2H5NH2 प्लस HCl, प्राइमरी एमीन। एथिल एमीन, अगर मैंने इसकी जगह मेथिल क्लोराइड लिया होता तो मेथिल एमीन, प्रोपिल हो तो प्रोपिल क्रोमीन। अगर एक्सिस में ले लेते हैं हम, RX एक्सिस में ले लेते हैं और अमोनिया कम लेते हैं, तो रिएक्शन आगे चलती रहती है। ये प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन वापस रिएक्शन करती हैं एल्किल हैलाइड से, इसलिए इसको डैश से शो कर देती हूँ। ये नया एल्किल हैलाइड हो गया, यानी एक्सिस में हो गया। अगर एक ही है, कम है, बराबर है, एल्किल हैलाइड और एल्किलिक अमोनिया की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, अगर सेम है तो प्राइमरी एमीन बनेगी। और अगर एल्किल हैलाइड ज़्यादा है तो रिएक्शन आगे चलती रहेगी और क्या बन जाएगी? प्राइमरी से सेकेंडरी, एक H और निकल जाएगा। ये देखिए, ये कंडीशन है। ये RNH2 प्लस, मैंने R' इसलिए लिखा है कि नया बना रहे हैं इसलिए, तो ये एक H और निकल जाएगा और ये R यहाँ आ जाएगा। यानी क्या बन जाएगा? सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन में अमोनिया में से 2H रिप्लेस होके वो क्या बन जाते हैं? एल्किल ग्रुप लग जाते हैं और क्या बन जाएगा? HX। R जो लोगे उसके अकॉर्डिंग आपको सेकेंडरी एमीन मिल जाएगी। अगर मैंने जैसे एथिल लिया तो यहाँ पे अगर मेथिल लेते तो मेथिल भी आ सकता है, तो एथिल मेथिल एमीन बन सकती हैं। और अगर हमने एथिल ही लिया वापस, या मैंने एथिल ही यूज़ किया, तो डाई एथिल एमीन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसी को मैं आपको कन्वर्ट करके आगे बताती हूँ। अगर मैंने इसकी रिएक्शन वापस मेथिल क्लोराइड से कराई, मेथिल क्लोराइड से कराई, तो क्या बनेगा? C2H5N, एक H रिप्लेस होके क्या आ जाएगा? CH3, यानी कि एथिल मेथिल एमीन। ठीक है ना? या इसका IUPAC नाम है। जो होता है बड़े कार्बन को हम चेन में चुनते हैं और छोटे को हम क्या मानते हैं? प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूएंट। एन मेथिल एथेने एमीन, ये नॉमेनक्लेचर में हम पढ़ चुके हैं। इसका नाम है एन मेथिल एथेनेमीन या एथिल मेथिल एमीन। और अगर मैंने इसकी जगह C2H5 लिया होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? C2H5 डाई एथिल एमीन। फिर इसकी रिएक्शन वापस हम और ज़्यादा एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। ये देखिए आप, ये सेकेंडरी एमीन, इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड और ले लें, यहाँ मैंने डबल लगा दिया, ये और, तो वापस ये H भी हट जाएगा, ये X हट जाएगा और क्या बन जाएगी? टर्शरी एमीन। यानी तीनों अमोनिया के तीनों H एल्किल ग्रुप से क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे? तृतीयक एमीन, टर्शरी एमीन।
अगर यहाँ पे मैंने जैसे ये लिया, अगर इसको आपस रिएक्शन करवाते हैं C2H5H, ये मैंने सेकेंडरी एमीन ली। अगर इसकी रिएक्शन मैंने मेथिल एमीन से कराई, मेथिल हैलाइड से कराई, मेथिल भी ले सकते हैं, एथिल भी, सेम एल्किल ग्रुप भी ले सकते हैं और अलग भी ले सकते हैं, तो ये एक H हट जाएगा और क्या बन जाएगा C2H5N CH3C2H5। अब ये दो एथिल हैं, तो अगर सेम होते हैं तो एक को चेन में चुनते हैं बड़े वाले को और एक को प्रतिस्थापित। दो एथिल हैं तो इसका नाम क्या होगा, है तो तृतीयक एमीन टर्शरी, लेकिन इसका नाम क्या है एन एथिल, अल्फ़ाबेट से ए पहले आता है तो एन एथिल, एन मेथिल एथेनेमीन। ये हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ चुके हैं और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये प्राइमरी से क्या बनी सेकेंडरी, सेकेंडरी से क्या बनी टर्शरी। अगर हम और रिएक्शन आगे करते हैं टर्शरी की, ये देखिए RX की रिएक्शन हमने किससे कराई, एल्कोहलिक अमोनिया से, क्या बना प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन की वापस रिएक्शन किससे कराई, RX से, क्या बना सेकेंडरी। सेकेंडरी की वापस किससे कराई, एल्किल हैलाइड से। तृतीयक, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये टर्शरी। टर्शरी की वापस कराओ आप एल्किल हैलाइड से, तो चतुष्क अमोनियम लवण बनते हैं या क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RNR चतुष्क अमोनियम, जो भी आप हैलाइड लोगे ये क्वाटर्नरी चतुष्क अमोनियम सॉल्ट एल्किल, जो भी एल्किल ग्रुप होगा, एथिल होगा तो ट्रेट्रा एथिल अमोनियम, हैलाइड में अगर क्लोराइड होगा तो क्लोराइड, ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमाइड। और यहाँ पे अगर मेथिल है चारों जगह तो ट्रेट्रा मेथिल अमोनियम क्लोराइड या ब्रोमाइड या जो भी हैलाइड आप, तो ये चतुष्क अमोनियम क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा। तो ये है एस्टर का फॉर्मेशन। उसके बाद एमीन का फॉर्मेशन, इसको हम अमोनीकरण या एमिनोशन भी बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। हम और आप सब फिजिकली रूबरू होने वाले थे, पर मानव जाति की देन कोरोना को या वैश्विक महामारी के चलते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुरूप हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक नए प्लेटफॉर्म पे रूबरू हो रहे हैं, जिसको आप और हम सब जानते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, उसी को आपके अपनी संस्था लघु संस्था ने एक पहल की है, जिस पहल के अनुरूप हम सब एक दूसरे को बहुत सारे अनुभव प्राप्त होंगे और उन्हीं अनुभवों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम संबंधित कुछ प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज़ें अपन क्लियर करेंगे पहले। इसके बाद अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, साइन कोस की जो वैल्यू के संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, वो सारी प्रॉब्लम अपन पहले सॉल्व करेंगे। इसके बाद अपनी क्लास जो है अपन वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से संबंधित जो प्रॉब्लम है, अपन जानते हैं साइन कोस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, साइन 30 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, कोस 30 की कैसे फाइंड करनी है, सेक 30 है, टेन 30 है, उन सब की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करती है। आप जनरली क्या करते हो कि टेबल जो होती है आपके पास बनी हुई होती है, जिसमें साइन की वैल्यू आप याद कर लेते हो, कोस की उसकी जस्ट अपोजिट होगी, फिर साइन अपन कोस करके टेन की वैल्यू निकाल लेते हो। तो वो क्या हो गया, अगर उसमें साइन की जो वैल्यू अगर आप वो भूल गए, ठीक है, तो आप आगे की वैल्यू नहीं फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो जो मैं आपको
कंसेप्ट बताऊंगा उस कंसेप्ट के हिसाब से क्या है कि आपको 2 मिनट के अंदर किसी भी साइन, टेन, कोस, कोसेक किसी की भी वैल्यू आप 2 मिनट में आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, जिसको आप जानते होंगे PBP HHB, जिसको अपन याद करने के हिसाब से याद रख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो अब अपन जानते हैं साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है, तो P/H। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है, B/H। ठीक है, कोस के बाद टेन थीटा, टेन थीटा होता है P/B। ठीक है, अब टेन के बाद क्या आता है, कोट आता है, कोट के बाद सेक आता है और सेक के बाद कोसेक्स आता है। तो इन से भी वो जो कोट है, कोसेक है और सेक है, वो सब इन्हीं का रेसिप्रोकल है। जैसे टेन का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोट। तो कोट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल, यानी टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, B/P। अगर कोट के बाद जो आता है वो क्या आता है, सेक। और सेक जो होता है वो क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कितना हो गया, H/B। ठीक है, और जो कोसेक होता है वो कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक इज इक्वल टू क्या हो गया, H/P। ठीक है, यहाँ तक तो हम सब जानते हैं। ठीक है, अब अगर आपको बोलूँ कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं आपसे पूछूं साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो आप जानते हो ये वैल्यूज, क्योंकि आपने टेबल रटी होगी कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। जैसे आप जानते हो कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, जबकि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 है और कोस 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, जबकि साइन 90 की वैल्यू 1 है और कोस 90 की वैल्यू 0 है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि अगर ये ऐसा क्यों होता है कि जहां पर साइन 0 वहां पर कोस 1 है और जहां पर साइन 1 है वहां पर कोस 0 है, ठीक है, तो वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। क्योंकि आप क्या करते हो, टेबल रट लोगे, टेबल में साइन की वैल्यू रटोगे, साइन का उल्टा कोस कर दोगे, साइन ओपन कोस करके 10 निकाल दोगे, 10 का उल्टा कोड कर दोगे। ठीक है, इसी तरह से आप वैल्यूज निकालोगे। पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो तरीका बताने वाला हूँ, एक मैथमेटिक का कंसेप्ट है जिसके हिसाब से आप सारी वैल्यू बीच में से कोई सी भी वैल्यू बिना साइन की वैल्यू याद किए आप कोस, सेक, कोसेक किसी की भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो अपन स्टार्ट करते हैं वो अपन स्टार्ट करते हैं साइन से, कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है अपन सब जानते हैं। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, सॉरी, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो उसी से अपन स्टार्ट करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो अपन एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं सबसे पहले। एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब इस सेंटर पॉइंट पे कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया और ये सर्कमफेरेंस पे पहुंचा, यहाँ पर कोई बिंदु है P, यहाँ पर पहुंचा। ठीक है, यहाँ से वो आदमी, उस आदमी ने चलना स्टार्ट किया और चलते हुए वो आदमी कहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, और यहाँ कोई भी बिंदु जिसको अपन M मान लेते हैं। ठीक है, अगर फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस कितना है, तो वो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, सबको सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, पर ठीक है, तो यहाँ से इस मीन पोजीशन से, सेंटर से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट सेंटर से कितना है, तो सेंटर से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये अपन एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहे तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, एक परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये टोटल क्या है, डिस्टेंस है, और ये इसका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, अब ये जो है वो क्या है, रेडियस r है। ठीक है, और इसको अपन ने मान लिया x,
इसको अपन ने क्या मान लिया x, इस डिस्टेंस को अपन ने मान लिया x, और ये जो डिस्टेंस है इसको अपन ने मान लिया हाइट h, ठीक है। और ये सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन है उसको अपन क्या जानते हैं, रेडियस के नाम से जानते हैं। ये क्या है इसका r, ठीक है। अब अपन को निकालनी है साइन 0 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 0 की वैल्यू। तो ये थीटा हो गया, क्योंकि ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा थीटा, ये एंगल कितना हो गया थीटा हो गया। अब अपन को निकालना है साइन 0 की वैल्यू। अगर साइन 0 की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब आपको थीटा की वैल्यू 0 डिग्री दे रखी है तो थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जैसे जैसे अपन देखेंगे कि ये आदमी अगर यहाँ से नीचे आएगा, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ मैं इस टाइप का, ये थीटा दे रखा है, ये x है और ये h दे रखा है, ठीक है। जैसे जैसे थीटा कम होगा, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे क्या होगी, हाइट भी क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है। और जब थीटा 0 हो जाएगा, जब थीटा 0 हो जाएगा तो हाइट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। हाइट कितनी होगी 0। और अपन जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर थीटा गिवन है, थीटा ये है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। कौन सी होती है, परपेंडिकुलर जिसके साथ 90 बनाता है वो क्या होता है, बेस। और सबसे जो लार्जेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको कैपिटल कर देते हैं, h कंफ्यूजन होगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, अभी थीटा की वैल्यू अपन नहीं जानते कितनी है, धीरे धीरे जैसे जैसे थीटा की वैल्यू कम होगी, ये जो गैप है इन दोनों के बीच में वो क्या होगा, कम होगा। और जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। यानी हाइपोटेनियस किसके ऊपर आ जाएगा, बेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेस कहाँ हो गया, ये यहाँ पर। जब ये आदमी चल के यहाँ पर आ गया तब ये बेस क्या हो गया, ये वाला, और बेस कितना हो गया r, ठीक है। हाइपोटेनियस इसी के साथ ओवरलैप हो गया, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू भी क्या होगी r। और r अपन जानते हैं कि साइन की वैल्यू क्या होती है, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर कितना हो गया 0, क्योंकि जैसे जैसे ये थीटा की वैल्यू 0 हुई, हाइपोटेनियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब थीटा की वैल्यू 0 हुई तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, हाइट कितनी होगी 0, यानी हाइट ही क्या, परपेंडिकुलर। और जैसे परपेंडिकुलर 0 हो गया तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अपन ने 0 पुट कर दी, हाइपोटेनियस की वैल्यू अब भी कितनी है r, और 0 अपन r करेंगे कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो साइन की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वैल्यू को निकालते हैं कोस की। इसी एंगल से अपन निकालेंगे कोस की वैल्यू। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। और अपन प्रूव करेंगे कोस 0 इज इक्वल टू 1 क्यों होता है। तो अपन ये चीज देख ली कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, जैसे जैसे ये थीटा 0 होगा ये परपेंडिकुलर की h की वैल्यू कितनी होगी, 0 के बराबर होगी, 0 होगी, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर अभी कितना है 0। और जब परपेंडिकुलर 0 है और अपन कोस की वैल्यू निकालेंगे तो कोस की वैल्यू कितनी है, b ओपन h। b की वैल्यू कितनी है, b बेस कितना है r, और h की वैल्यू भी कितनी है r, क्योंकि h और r दोनों मिक्स हो गए, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू कितनी है r है। तो अपन यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे कोस की जगह, तो कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी r ओपन r, और r ओपन r इज इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। वैसे वैसे अपन निकालेंगे tan की, तो tan की अगर अपन वैल्यू निकालेंगे तो tan की वैल्यू परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर ओपन बेस, और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 0, और बेस कितना दे रखा है r, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। tan की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0, 0 ओपन क्या हो जाएगा, बेस कितना है r दे रखा है, कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। अगर आप कोड की निकालोगे तो बेस ओपन परपेंडिकुलर हो गया, और अगर बेस कितना है r दे रखा है और यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है 0, तो r ओपन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अपन क्या यूज करते हैं, इन्फिनिट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं अपन, इन्फिनिट यूज करते हैं। तो अगर अपन इन्फिनिट यूज करते हैं इसका मतलब ये हो गया कि अपन 0 से डिवीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, 0 से डिवीजन को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर 0 से डिवीजन होगा, 0 का मतलब क्या होता है कि इसके कितने टुकड़े, जैसे अपन ने किया 10/5, ठीक है 10/5, यानी 10 को कितने में डिवाइड करना है, 5 में डिवाइड करना है, कितने 10 के कितने टुकड़े करने, 5 टुकड़े करने, ठीक
ठीक है। अगर मैंने लिखा 5 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया, 5 के कितने टुकड़े करने, 2 टुकड़े करने, यानी 2/। अब r का 0/2 यानी जैसे अपन करते हैं r/0 यानी r का 0 टुकड़ा करना है, ठीक है। r का 0 करना है जिसको अपन मेजर ही नहीं कर सकते, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। अगर अपन 0 से डिविजिबल एक्सेप्ट करेंगे या 0 से डिविजिबल अलाउ करेंगे तो अपन किसी भी मैथ में किसी भी चीज को अपन प्रूव कर सकते हैं। जैसे 1 = 2 और 1 = 2 कभी भी नहीं होता है। अपन जानते हैं 1 = 2 कभी होता है क्या, नहीं होता है। पर अपन जब 0 से डिविजिबल अलाउ करेंगे तो 1 = 2 भी हो जाएगा, यानी मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट है वो पूरा बिगड़ जाएगा अगर अपन 0 से डिविजिबल एक्सेप्ट करते हैं तो। 0 से जब r डिवाइड बाई 0 है तो उसको अपन इन्फिनिट नहीं लिख के क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिट नहीं लिखना है, पर जनरली अपने बुक्स में भी होता है और अपन भी सब जानते हैं, पढ़ाने वाले भी जानते हैं कि क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। पर इन्फिनिट नहीं होता है वाकई में। क्या होता है, क्योंकि अपन 0 से डिविजिबल एक्सेप्ट नहीं कर सकते और अगर करते हैं तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, और नॉट डिफाइंड, ठीक है। और अगर करते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है, 1 = 2 भी हो सकता है। कुछ भी मैथमेटिक्स में प्रूव हो सकता है अगर अपन क्या करते हैं, 0 से डिविजिबल अलाउ करते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो अपन क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड लिखेंगे, ठीक है। या फिर अपन लिखे तो इन्फिनिट भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हाइपोटेनियस कितना r और ये कितना हो जाएगा r ओपन r कितना आ जाएगा 1, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। कोसेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिट, पर इन्फिनिट नहीं लिख के अपन क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऐसे न ऐसे आगे अपन निकालेंगे। जैसे ये तो 0 की वैल्यू अपन ने निकाल ली, 0 की वैल्यू इस डायग्राम से निकालनी है। जैसे ही अपन क्या करेंगे, आगे की वैल्यू, जैसे कि अपन जानते हैं कि 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। तो 0 की वैल्यू तो अपने सबने की निकाल ली, किसी की 0 आ रही है, किसी की 1 आ रही है, किसी की नॉट डिफाइन आ रही है, ठीक है। तीन ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है कि 0, 1 नॉट डिफाइन। अब नेक्स्ट वैल्यू जो अपन निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं 30 की वैल्यू। अब जो वैल्यू है वो किसकी है, 30 की। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H। पहले निकालेंगे अपन साइन 30 की, तो थीटा = कितना गिवन अपन को, 30 डिग्री, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है कि इसमें जो तीनों एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, सेम होते हैं, 60 डिग्री का। प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का, ठीक है। और इसमें एक दूसरी खासियत क्या होती है, इसकी तीनों साइडें कैसी होती है, बराबर। तो जैसे इसकी तीनों साइडें बराबर, जिसको भी मैंने x मान लिया, इसको भी मैंने x मान लिया, इसको भी मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब अपन को वैल्यू निकालनी है 30 डिग्री की। यहाँ सारे एंगल कितने, 60 डिग्री के। तो मैंने यहाँ पर क्या, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जो एंगल पूरा 60 डिग्री का था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक 30 डिग्री और ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री, यानी एंगल 30 अपन को मिल गया। जैसे एंगल 30 मिलेगा अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे और पाइथागोरस की हेल्प से क्या निकाल देंगे, साइन 30 की वैल्यू निकाल देंगे। तो साइन 30 की वैल्यू निकालने के लिए अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पूरा क्या x है, तो ये हाफ पोर्शन कितना हो जाएगा, x/2 और ये वाला हाफ पोर्शन क्या हो जाएगा, x/2। ये भी x/2, ये भी x/2, ये तो अभी भी x ही है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर लो और बाकी को मिटा दो, ठीक है। तो अपन ने ये वाला ट्राइंगल चूज किया, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 का, ये अभी भी 60 डिग्री का है और ये कितना हो गया, 30 डिग्री का, ठीक है। अब निकालना कौन सा है, 30 की, साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 30 तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा x/2, ठीक है। ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो अपन वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 30 इज इक्वल टू, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, पी की वैल्यू कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा है, x/2, तो अपन ने पुट कर दिया x/2। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, x दे रखी है, तो अपन ने यहाँ पर पुट कर दिया x, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, कितनी आ जाएगी साइन 30 की वैल्यू, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे x/2 और तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, ठीक है।
तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। वैसे वैसे अपन निकालेंगे कोस 30 की वैल्यू, कोस 30, और कोस की वैल्यू क्या होती है B/H, तो ये B/H, ठीक है। तो B की वैल्यू तो अपन को पता है, यहाँ पर सॉरी H की वैल्यू हाइपोटेन्यूज पता है कितना है x है, पर यहाँ पर अपन को बेस की वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि परपेंडिकुलर ये सॉरी थीटा ये दे रखा है, तो थीटा के जैसे सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको x/2 दे रखी है, पर बेस की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, और बेस क्या है यहाँ पर एक तरह की हाइट है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन पाइथागोरस यूज करेंगे, और पाइथागोरस अपन जानते हैं क्या पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस में क्या है h² = p² प्लस b², जहां पर यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू अपन को पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है x/2, पर यहाँ पर बेस की वैल्यू अपन को नहीं पता है कितनी है, तो बेस की वैल्यू अपन को यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, और h की वैल्यू यहाँ पर पता है अपन को कितनी है x है, तो यहाँ पर x की वैल्यू अपन यहाँ पर h की वैल्यू अपन निकालेंगे, और वो कितनी हो जाएगी x², क्योंकि हाइपोटेनियस कितना दे रखा है इस ट्राइंगल में x दे रखा है x², और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है x/2 का होल स्क्वायर, और बेस अपन को निकालना है, तो b² एज इट इज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसको ट्रांसफर कर लेंगे, तो b² = क्या हो जाएगा x² माइनस x²/4, इसको सोल्व कर दिया, 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, x का एज इट इज रह गया, 4x² माइनस x² कितना हो गया यहाँ से, तो b² = कितना हो गया 3x²/4, कितना हो गया 3x²/4। जैसे ही यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर क्या लग जाएगा पूरे पर रूट लग जाएगा, तो b = क्या हो जाएगा, पूरे पर रूट लग गया 3/4x², इसके स्क्वायर से इसका रूट, इसके ऊपर का जो रूट है वो कैंसिल हो गया, और √4 कितना होता है 2 होता है, तो b = कितना हो गया √3/2x, कितना हो गया b = आ गया √3x/2, और जैसे अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, b की जगह क्या पुट करेंगे √2x, और हाइपोटेनियस कितना है x, तो x कट गया, तो cos 30 की वैल्यू कितनी आ गई, तो cos 30 की वैल्यू आ गई √3/2, cos 30 की वैल्यू कितनी आ गई √3/2। वैसे वैसे साइन सेक का निकालेंगे, कोसेक का निकालेंगे, टेन का निकालेंगे, एज इट इज इसी तरीके से आपको आगे सारी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। बाकी जो भी है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू। मॉर्निंग, सभी बच्चों को सुप्रभात, सत श्री अकाल। अपना जो टॉपिक चल रहा था आमाशय या स्टमक के बारे में पढ़ रहे थे अपन, पिछली क्लास जब हुई थी अपन ने, तो आमाशय के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जान ली थी। मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी अपन ने आमाशय के, एक तो 4 भाग पढ़ लिए थे, 4 जो कंपार्टमेंट जोन बने हुए हैं या 4 जोन जो बने हुए हैं आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर, उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। और क्या जान लिया था कि उसके जो 4 भाग थे कौन कौन से थे, फटाफट मैं बता देता हूँ आपको। उसके 4 भाग कौन कौन से थे, एक तो कार्डियक, दूसरा फंडस, तीसरा काय, और चौथा पाइलोरिक पार्ट। ये 4 भाग जो आमाशय के थे, उसके 2 छोर पड़े थे, 2 सिरे पड़े, तो 2 साइड्स बनी थी। कौन सी, एक कार्डियक साइड और एक पाइलोरिक साइड। पाइलोरिक साइड आपकी किससे जुड़ रही थी, छोटी आंत से, और जो कार्डियक साइड थी वो आपकी किससे जुड़ी थी, ग्रसिका से। कार्डियक साइड के अंदर एक निगल द्वार था जिसे अपन गुलेट बोलते हैं, जिसे अपन अवरोधनी बोली थी। कौन सी अवरोधनी, कार्डियक स्फिंक्टर्स या कार्डियक अवरोधनी। और जो नीचे की तरफ थी, यानी कि ऐसा कुछ चित्र में वापस बता दूं मैं आपको, कुछ इस तरह से अपन ने बनाया था, ड्रॉ किया था। तो ये थी आपकी कार्डियक अवरोधनी, ये था आपके फंडस पार्ट, ये काय, और यहाँ आपके पाइलोरिक पार्ट है ना। तो ये फंडस क्या था, 80% भाग था किसका, स्टमक का। यहाँ से आपके ये पाइलोरिक थी, तो ये पाइलोरिक पार्ट, और ये काय वाला, एंड देन कार्डियक भाग है ना। इस चीज़ों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। और स्टोमक का कार्य जान लिया था। स्टोमक का क्या कार्य था कि भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित करने का कार्य करता है, भोजन को टेम्परेरी रूप से स्टोर करने का काम करता है। कौन,
स्टोमक, है ना। फिर अपन ने इसके बारे में जान लिया था और क्या बताया था मैंने, एक लास्ट अंतिम जब अपन ने लाइन लिखी थी, क्या लिखे थे कि ये एक झिल्ली से घिरा रहता है और उस झिल्ली का नाम लिखा था अपन ने, क्या लिखा था, जिसे अपन ने विशेष टॉपिक दिया था, विशेष नाम दिया था, क्या, पेरिटोनियम झिल्ली। आमाशय जो आपका वो किससे जुड़ा रहता है, या आमाशय जो आपको किससे आश्रित है, पेरिटोनियम झिल्ली से घिरा रहता है। ये बात अपन ने लास्ट में सीखी थी और कार्डियक और पाइलोरिक सिरे के अपन ने बातें भी कर ली थी, है ना। ये फंडस के बारे में भी देख लिया था, ये इसका 80% भाग है और ज़्यादातर एंजाइम जो होते हैं इसी भाग से स्त्राव होते हैं। तो इसके अंदर फंडस में भी लिख सकते हैं अपन, ये ज़्यादातर एंजाइम का स्त्रवण करता है ना। एंजाइमों का स्त्रवण फंडस भाग से ज़्यादा होता है ना। तो ये इसका मुख्य कार्य भी था। तो इसके अंदर पेरिटोनियम झिल्ली होती है और उस पेरिटोनियम झिल्ली के बारे में अपन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा था पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर, कि ये पेरिटोनियम झिल्ली में 2 ऊतक पाए जाते हैं। 2 ऊतक कौन कौन से थे? 2 ऊतक, एक तो आपके वसीय ऊतक और दूसरा आपके लसिका ऊतक, है ना। तो 2 ऊतक थे, एक तो वसीय ऊतक, एक लसिका ऊतक, ठीक है। तो ये 2 तरह के ऊतक थे इसमें, वसीय ऊतक और लसिका ऊतक, ठीक है। टिश्यू, है ना। तो वसीय टिश्यू और लसिका ऊतक, लिम्फोसाइट्स टिश्यूज। तो ये अपन ने इसके बारे में पढ़ लिया था। और इसके अंदर एक और लाइन में इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपके, कि वसीय ऊतक और लसिका ऊतक दोनों जिस झिल्ली में पाए जाते हैं उसे ओमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमेंटम। तो ओमेंटम झिल्ली क्या है, कि ऐसा पेरिटोनियम जिसमें दोनों ऊतक विद्यमान रहते हैं उसे ओमेंटम कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? ऐसा पेरिटोनियम या ऐसी पेरिटोनियम झिल्ली, ऐसा पेरिटोनियम जिसमें ये दोनों मतलब वसीय प्लस लसिका ऊतक। तो ऐसा पेरिटोनियम जिसमें ये दोनों वसीय प्लस लसिका ऊतक उपस्थित होते हैं या विद्यमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उसे लोमेंटम कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोमेंटम। कहीं वर्ड आ जाए किताब के अंदर, ध्यान रखना। लोमेंटम क्या चीज है? लोमेंटम इज अ मेम्ब्रेन विच आर मेड बाय द फैट्स एंड लिम्फोसाइट्स टिश्यूज, लोमेंटम कहते हैं, है ना। ध्यान में आ जाएगा। क्या जाएगा कि ऐसा पेरिटोनियम या ऐसी पेरिटोनियम झिल्ली जिसमें वसीय ऊतक तथा लसिका ऊतक दोनों विद्यमान रहते हैं उसे हम लोमेंटम कहते हैं। तो ये पेरिटोनियम झिल्ली जो होती है वो आपके स्टमक को पूरी तरह से आश्रित रखती है, पूरी तरह से कवर रखती है, पूरी तरह से घेरी रहती है, उसे आप क्या कहते हैं? लोमेंटम। अब अपन फूड की बात करें तो जो फूड अंदर अपन जा रहा है, बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है फूड, उसके अंदर अपने मेनली जो फूड के कंटेंट होते हैं क्या क्या होते हैं? अपन स्टार्टिंग जब अपना पाचन चालू हुआ था मैंने आपको अलग अलग कंटेंट बताया था, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, लिपिड्स, बहुत सारे जो हमारे भोजन के अवयव हैं, क्या बोलते हैं इसको? अवयव, कंटेंट्स। तो भोजन के जो अवयव हैं, जैसे कहते हैं छोटी क्लास में अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, किसकी डेफिनेशन? संतुलित आहार या संतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उपस्थित रहते हैं उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, ये सारी चीजें उपस्थित रहती है, उसे अपन क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। तो उन संतुलित भोजन के जो मुख्य अवयव होते हैं उसमें मुख्य अवयव कौन कौन से? एक तो कार्बोहाइड्रेट, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या है? प्रोटीन। तीसरा क्या है? वसा। ये मुख्यतः आपके भोजन के अवयव हैं। तो ये क्या कहते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो 1 से 2 घंटे है, प्रोटीन जो है वो आपके 3 से 4 घंटे, और वसा जो है वो 4 से 5 घंटे हैं तक संरक्षित रहती है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं अपन? ये सारी चीजें किस में बात कर रहे हैं? आमाशय में बात कर रहे हैं ना, जठर भाग की बात कर रहे हैं। आमाशय एक जठर भाग है, ध्यान रखना, जठर बोलते हैं उसको, ना। जठर ग्रंथियां भी आएगी अभी, जस्ट नेक्स्ट पार्ट में अपन जठर ग्रंथियां पढ़ेंगे या आमाशय की ग्रंथियां पढ़ेंगे। वही जठर ग्रंथियां क्या है? आमाशय ही जठर ग्रंथियां कहलाता है। तो वो आमाशय जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का जो पाचन हो रहा है वो
1 से 2 घंटे तक संरक्षित रहता है, 3 से 4 घंटे तक प्रोटीन संरक्षित रहता है और 4 से 5 घंटे तक वसा संरक्षित रहती है। यानी फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट संरक्षित रहता है 1 से 2। क्यों? क्योंकि 1 से 2 घंटे तक ये स्टोमक में संरक्षित रहा है। इससे पहले कहाँ था? कार्बोहाइड्रेट का पाचन या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? प्रीवियस क्लास में जाओ, थोड़ा पीछे बैक जाओ, आप याद करने की थोड़ा कोशिश करो, ट्राई करो याद करने की कि अपन ने कार्बोहाइड्रेट को कहाँ पचाया था। पहले कार्बोहाइड्रेट को अपन ने मुख में ही पचा लिया था और बात करी थी अपन ने किसकी? टाइलिन की, याद हो तो, है ना, एमाइलेज की बात करी थी नहीं। तो हमारे मुख के अंदर एमाइलेज एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है और दूसरा कौन सा होता है? लाइसोजाइम। बात करी थी ना, एक कीटाणुओं को मारने का काम करता है, एक कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प करता है। तो वो अधिकतर कार्बोहाइड्रेट आपके मुख के द्वारा ही पच जाता है, लेकिन बचा हुआ जो होता है वो आपके स्टोमक के रूप में एंटर करता है और वहाँ इसका प्रारंभिक पाचन चालू होता है। तो अपन ने ये चीज़ें अपन ने देख ली थी। अब अपन आगे की बात करते हैं, आमाशय की ग्रंथियों की या जठर ग्रंथियों की बात करेंगे। तो जठर ग्रंथियाँ कैसे काम करती हैं आमाशय में, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो है आमाशय ये, ठीक है ना। तो क्या काम कर रहे हैं अपन? आमाशय के अंदर जो ग्रंथियाँ हैं या जठर ग्रंथियों की बात करेंगे। तो जठर ग्रंथियों के बारे में विस्तृत अपन थोड़ा देख लेते हैं कि इसके अंदर कैसे कैसे जठर ग्रंथियाँ कार्य करती हैं और कैसे एंजाइम को सीक्रेट करती हैं और क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो वो बात अपन अब स्टार्ट करते हैं। तो अपना आमाशय का दूसरा भाग अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपका जठर ग्रंथियों वाला भाग। ठीक है, तो इसको आमाशय पार्ट 2 भी कह सकते हैं अपन, तो ग्रंथियाँ आ रही है अब, तो आमाशय भाग 2। ठीक है, तो जठर ग्रंथियों की बात करेंगे। जठर ग्रंथियाँ, ठीक है, तो आमाशय के लिए जठर ग्रंथियों का वर्ड भी यूज किया जाता है ना। तो जठर ग्रंथि कहो या आमाशय को बात है, एक ही है ना। अब ये जठर ग्रंथियाँ क्या है? जठर ग्रंथियाँ क्या चीज़ है या जठर ग्लैंड्स क्या चीज़ है? ये ग्लैंड्स क्या है? जठर रस का स्त्रवण करती है ना। या जठर ग्रंथियाँ क्या करती है? जठर रस का स्त्रवण करती है। आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां जो है वो पहला कार्य क्या लिख दिया मैंने? ये जठर रस का स्त्रवण करती है, मतलब सिक्रेशन करती है। बाइल जूसेस, आप नाम सुने होंगे ना, बाइल जूस, वो जूसेस है ना, लीवर जूस, ऐसे जूसेस का जो कार्य होता है वो जठर रस का स्त्रवण कौन करता है? स्त्रवण मतलब सिक्रेशन। ठीक है, सिक्रेशन कौन कर रहा है जठर रस का? जठर ग्रंथियां, ग्लैंड्स है ना, बाइल ग्लैंड्स, डक्ट ग्लैंड्स ना, बाइल ग्लैंड्स बोल सकते हैं इसको। तो ये जठर रस का स्त्रवण करती हैं कौन? जठर ग्रंथियां। दूसरा कार्य क्या हो गया इसका कि जठर रस का स्त्रवण करती है। अब कार्य नहीं, दूसरी चीज क्या लिख रहा हूं? ये कई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये कई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। जो आपके सेल्स हैं, ये सेल्स क्या हैं या ये ग्रंथियाँ क्या हैं? ये ग्लैंड्स जो हैं, ये क्या हैं? ग्लैंड्स कई सेल्स से मिलकर बनी होती है। नंबर्स ऑफ सेल्स आर जॉइंट्स टू मेक अ ग्लैंड्स। ये इस तरह की ग्लैंड्स जो है वो कई तरह से सेल से मिलकर बनी होती हैं। तो उन सेल्स के बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा कि कौन कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, कौन कौन सी सेल्स इसमें पाई जाती है। तो क्या लिखा मैंने? जठर ग्रंथियाँ जठर रस का स्त्रवण करती है, मीन्स ये बाइल ग्लैंड्स जो हैं वो आपके बाइल का सिक्रेशन करती हैं। एंड बाइल ग्लैंड्स या ये जितने भी ग्लैंड्स हैं ये कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। तो नंबर्स ऑफ सेल्स आर जॉइंट टू मेक अ बाइल ग्लैंड्स, है ना, जूस को सिक्रेट करने वाली। फिर क्या लिख दिया? कई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो पहली कोशिका लिख रहा हूँ मैं आपकी, कौन सी है? गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट कोशिका को या गॉबलेट सेल कहो, बात एक ही है ना। क्या लिख दिया? गॉबलेट सेल्स या गॉबलेट कोशिका। और इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं? श्लेष्मा कोशिका, क्योंकि ये श्लेष्मा का स्त्रवण करती हैं।
इसलिए इसको बोलते हैं श्लेष्मा कोशिका, है ना। ये अपन कहाँ की बात कर रहे हैं, बार बार भूल मत जाना कि कहाँ पढ़ रहे हैं, नाक में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि नाक में भी श्लेष्मा है ना, नासाल कैविटी में भी श्लेष्मा है। तो उस नासाल कैविटी की बात नहीं कर रहे अपन, किसकी बात कर रहे हैं, आमाशय की बात कर रहे हैं। तो आमाशय की बात करें तो आमाशय में देखना है कि आपकी कई कोशिकाओं से मिलकर कौन बनी है, जठर ग्रंथियाँ। इस पार्ट सेकंड चल रहा है आमाशय का। फर्स्ट पार्ट तो इसका स्ट्रक्चर देख लिया, इसके अंदर कैसे शेप है ना, क्या कार्य था आमाशय का वो मेनली पढ़ लिया। लेकिन इसके अंदर कार्य करवाने वाली जो ग्रंथियां हैं उस ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो उन ग्रंथियों में पहली कौन सी ग्रंथि है, गॉबलेट सेल्स या श्लेष्मा कोशिका, उसकी बात अपन कर रहे हैं। तो ये श्लेष्मा कोशिका या गॉबलेट कोशिका क्या करती है, म्यूकस का स्त्रवण करती है। क्या करती है, म्यूकस या श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। क्या हो गया, गॉबलेट कोशिका क्या करेगी, म्यूकस या श्लेष्मा का स्त्रवण कर देगी, या गॉबलेट सेल सीक्रेट म्यूकस। म्यूकस क्या है, म्यूकस एंजाइम में म्यूकस हार्मोन है जो क्या करता है आपके इंटरनल स्टोमक को, इस तरह से, ये जो आपका स्टोमक था है ना, इस तरह से जो स्टोमक बना हुआ है, ये स्टोमक की इंटरनल लेयर है आपकी, ठीक है। इस लेयर को भी म्यूकस की लेयर ही बोलते हैं। लेकिन इस म्यूकस की लेयर से पहले क्या चीज़ आती है, म्यूकस एंजाइम। ये म्यूकस एंजाइम क्या करेगा आपका, हमारी बॉडी के अंदर जब डाइजेस्टिव प्रोसेस चलती रहती है तो हमारी बॉडी के अंदर HCl का सिक्रेशन होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है। अभी HCl के कार्य भी पढ़ेंगे अपने आमाशय के अंदर, या HCl का कार्य पाचन के अंदर। लेकिन HCl का सिक्रेशन जब एक निश्चित अमाउंट से, मतलब फिक्स अमाउंट से ज़्यादा होने लग जाए, मतलब अतिरिक्त HCl आ जाए, है ना, अनयूजफुल HCl आ जाए, तो ये क्या करेगी, म्यूकस उसको, हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट करेगी उनसे HCl से। तो म्यूकस का या श्लेष्मा का मेन कार्य होता है क्या, ये श्लेष्मा या HCl से आमाशय को सुरक्षा प्रदान करता है। तो म्यूकस या श्लेष्मा का स्त्रवण करता है, और इस म्यूकस या श्लेष्मा का कार्य क्या हो गया, HCl से आमाशय को सुरक्षा प्रदान करना। आमाशय को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। कौन, ये म्यूकस की लेयर या श्लेष्मा ना। तो HCl से आमाशय को बचाने वाला कौन है, ये म्यूकस, ठीक है। इट्स एंजाइम और इट्स लेयर इन अ स्टोमक। तो अपने पहली कोशिका कौन सी होगी, गॉबलेट कोशिका, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी कोशिका जो आएगी वो अपने आएगी ऑक्जेंटिक कोशिका या पैराटाइटल कोशिका, ठीक है। तो साथ साथ में लिखते रहना, पढ़ते भी रहना, इसको साथ साथ में देखते भी रहोगे और कॉपी खोल के देखते भी रहना। दिन में एक बार दर्शन कर लेना इसके, है ना, नहीं तो भूल जाओगे, है ना। सारी थोड़ी चीज़ें हैं तो भूल जाओगे, है ना। सामाजिक की तरह ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो मैं एक चित्र बना रहा हूँ, चित्र से दिखा दूंगा आपको गॉबलेट कोशिका कहाँ होती है, ठीक है, और की कोशिका कहाँ कहाँ है। ये आपकी गॉबलेट सेल, ठीक है। इसके अंदर उबार होते हैं, फिर इस तरफ बाहर की तरफ संरचना होती है, अभी आएगी। इसके अंदर भी होती है पूरा इस तरह से। तो ये आपकी गॉबलेट सेल है ना। अलग अलग प्रकार की सेल पढ़ेंगे, अभी अपनी आएगी कोशिकाएं। दूसरी अपन पढ़ रहे हैं ऑक्जेंटिक कोशिका या पैराइटल कोशिका। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं अपन, पहली गॉबलेट हो गई, दूसरी हो गई आपके ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल कौन सी होगी, जो आपके ये बाहर की तरफ दिख रही है ना, ये जो कोशिका होगी वो आपकी कौन सी है, ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल।
ठीक है, ये आपकी दूसरी कोशिका है किसकी, जठर ग्रंथियों की, और इसके दो भाग हैं, किसके, ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल, ठीक है, इसके कितने हैं, दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन कौन से, एक तो इसका भाग होता है एससीएल सिक्रेशन वाला, और एक होता है इसके केशल आंतरिक कारक, क्या लिखा हूँ, केशल आंतरिक कारक या फैक्टर्स ऑफ केशल, या दूसरा इसका एससीएल, किसके भाग हो गए, ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल के दो पार्ट हैं, कौन कौन से, एक तो एससीएल वाला सिक्रेशन जो एससीएल सिक्रेट हो रहा है बॉडी के अंदर, और दूसरा हो गया इसका केशल पार्ट। ये क्या करता है, केशल पार्ट जो होता है आपके विटामिन B12, नाम सुना होगा आपने, है ना, हमारे विटामिन भी अलग अलग प्रकार के हैं, B12, B6, है ना, तो अलग अलग टाइप के जो राइबोफ्लोविन ऐसे कुछ नाम सुने होंगे, तो वो विटामिन जो है उस विटामिन के क्या करते हैं, अवशोषण में सहायक है, कौन, ये केशल फैक्टर्स। ये कार्य लिख देता हूँ इसका मैं, किसका, केशल का कार्य क्या है, B12 के अवशोषण में सहायक, अवशोषण में सहायक, कौन, केशल आंतरिक कारक, और उसका नाम क्या है, B12 का नाम लिख लो अब, साइनो कोबाल एमीन, ये इस B12 का नाम है। तो कौन कर रहा है, केशल आंतरिक कारक जो है वो विटामिन B12 के अवशोषण को सहायता करता है या अवशोषण में सहायता करता है, और उस B12 विटामिन जो है उसका नाम क्या है, साइनोकोबाल एमीन। और दूसरा भाग जो है एससीएल, वो एससीएल को क्या करता है, एससीएल के मुख्य कार्य में बता दूं आपको, एससीएल का मुख्य कार्य क्या है, जब अपना फूड मटेरियल माउथ कैविटी में या बकल कैविटी में एंटर करता है तो हमारा मुंह का पीएच जो होता है, या हमारे मुंह की लार जो होती है, या हमारे मुंह के जो एंजाइम्स होते हैं, टाइलिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये सारे क्या करते हैं, उसको क्षारीय माध्यम प्रदान करते हैं, अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में लाते हैं। लेकिन स्टोमक के अंदर जाने के बाद जो एचसीएल उसमें मिलता है, तो ये एचसीएल क्या करता है, उस क्षारीय माध्यम से उस फूड को वापस क्या करता है, अम्लीय माध्यम में लाता है। तो पहला कार्य एचसीएल का क्या हुआ, भोजन को अम्लीयता प्रदान करना या अम्लीय माध्यम प्रदान करना, अम्लीय माध्यम प्रदान करना, ये किसका कार्य है, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। पहला कार्य क्या है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना। दूसरा कार्य क्या होता है कि हमारे फूड मटेरियल के द्वारा जो बैक्टीरियाज, जो जीवाणु हमारे भोजन के साथ, पानी के साथ और अन्य कई सोर्स जो हमारे फूड के आइटम्स के होते हैं, उनके साथ जब बैक्टीरिया या जीवाणु बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उनको ये क्या करता है, HCl अम्लीय माध्यम देता है। तो अम्लीय माध्यम में ध्यान रखना, कभी भी जब हमारे शरीर का pH कम हो जाता है यानी अम्लीय हो जाता है, उस समय कोई भी जीवाणु शरीर में ग्रो नहीं कर पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा। तो ये HCl क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम भी करता है, जीवाणुओं को नष्ट करना, किसका कार्य है, HCl का। तो इसके मुख्य कार्य हो गए। फिर ये क्या करता है, दो कार्य हो गए। तीसरा कार्य अगर लिख दें इसका, तो HCl का तीसरा कार्य क्या है, ये जठरीय एंजाइम जितने भी होते हैं उनको सक्रिय करता है। तीसरा कार्य लिख देना, जठरीय एंजाइम को सक्रिय करना, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं या स्टोमक के अंदर जो एंजाइम्स हैं, जो रेनिन आएगा, पेप्सिनोजन आएगा, इन एंजाइम्स क्या होते हैं, इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं, एक्टिव नहीं रहते। ये हर समय जरूरी है फूड आइटम अपन देते रहें, तो ये क्या रहते हैं, थोड़े इनएक्टिवेट मोड में रहते हैं, तो असक्रिय रहते हैं ना। तो
एक्टिव नहीं रहते हैं। तो उन एंजाइम को जब फूड मटेरियल अंदर जाता है तो ये जठरीय ग्रंथियों को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और जठरीय ग्रंथियाँ जब एक्टिवेट हो जाती है तो जठरीय ग्रंथि से जठरीय एंजाइम निकलते हैं। उन एंजाइम को सक्रिय करने का काम भी किसका होता है, इस HCl का होता है। तो ये मुख्यतः HCl के कार्य हो गए। एक कैसल आंतरिक कारक का कार्य लिखा दिया था B12। तो अपने पास 2 सेल्स अपनी पूरी हो गई है ना। आमाशय का पार्ट जो 2 चल रहा था उसमें अपन ने 2 कोशिकाएं पढ़ ली, एक गॉबलेट सेल्स और दूसरी ऑक्जेंटिक है ना ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल्स। इसके पेराइटल्स के 2 भाग थे या ऑक्जेंटिक के 2 भाग थे, एक HCl वाला एक कैसल वाला। दोनों के कार्य भी अपन ने पढ़ लिए। जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन आमाशय का ही भाग 2 चलता रहेगा और आगे की कोशिकाओं के बारे में। कुल 6 कोशिकाएं पढ़नी है अपने को, तो 2 हो चुकी है, अभी 4 और आनी बाकी है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो था क्लास हमारी थी उसमें जो हमारा लेसन नंबर 4 था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। बाकी के क्वेश्चंस आपको करने थे उसमें, बट फिर भी अगर उसमें कोई इशू हो रहा हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर के तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूँगी। जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो भी उससे रिलेट करता हुआ ही है। मैट्रिक्स के बाद में हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था, अभी है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, अब इसका मतलब क्या हुआ, उससे पहले भी हमने इन्वर्स की बात की थी। इन्वर्स क्या होता है, जब भी 2 नंबर होते हैं, जब हमको कहा जाए कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ नंबर 2, तो हम क्या कहते हैं, 2 का इन्वर्स, यानी किसी भी नंबर का इन्वर्स। अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करूं तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए, इन्वर्स का मतलब, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब वो नंबर यहाँ पर क्या नंबर में मल्टीप्लाई में रखूँ कि आंसर अगेन 2 आए। क्या होना चाहिए यहाँ पर 1, तो यहाँ पर किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम कह देंगे 1। अब यहाँ मैट्रिसेस में हम इन्वर्स की जगह पर क्या यूज़ करते हैं, अब यहाँ सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी बता दी कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको सिमिलर इमेज मिले, तो इसको तो हम कहेंगे आइडेंटिटी, या जिसको कहते हैं तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये तो हो गया तत्समक। अब इन्वर्स की बात जब करेंगे, व्युत्क्रम, कहने का मतलब 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी क्या होती है 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, तो अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1 आता है, तो ये जो चीज़ है 1/2 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी पर्टिकुलर नंबर जैसे 2, 3, 4, 5, उनको किस नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आइडेंटिटी यानी कि 1 आ जाए, दैट इज़ योर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मैट्रिक्स की फॉर्म में उसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्स की जगह पर। तो कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ये कोई 2/2 की मैट्रिक्स है, इसको मैं सेम ऑर्डर की कंडीशन मल्टीप्लाई, तभी यहाँ पर इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो सेम ऑर्डर की कौन सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी का मतलब क्या, जैसे 2/2 की मैंने ले लिया, तो आइडेंटिटी क्या होगी 2/2 की, ऑर्डर 2 की, विच इज़ योर 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी होता है। तो इससे इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं मैं, किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 0 0 1 आ जाए। तो इन्वर्स के लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं ए इन्वर्स। किसी पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए अगर हम इन्वर्स ढूंढते हैं तो उसको हम कहेंगे ए इन्वर्स। अब इसी से रिलेटेड एक और डेफिनेशन यहाँ पर आती है। फर्स्ट है आपकी, अगर मैट्रिक्स में बात की जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे, अगर तो वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, मॉड ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए उसका डिटर्मिनेंट जो हम फाइंड करते हैं वो वैल्यू 0 आती है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज
सेट टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स, उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर तो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, ये तो हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जस्ट रिवर्स होना चाहिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये चीज़ ध्यान रखनी, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स नहीं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स A is said to be non-singular, non-singular matrix। कब कहेंगे? if and only if डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। जब आपका जो भी मैट्रिक्स है A का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आता, कोई ना कोई उसका वैल्यू आता है 1 2 3 4 5 6 में भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में हम इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये हो गई बात नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर में डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 रहता है। ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम में आपका हेल्प करेगा। अब यहाँ पर इसके बाद जो एक और चीज़, जैसे अभी तक हमने ट्रांसपोज सीख लिया था मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था, इसके बाद एक और जो चीज़ है जो आती है आपके यहाँ पर, इसको कहते हैं हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीखा। ट्रांसपोज सीखा था हमने, ट्रांसपोज के बाद में अब एडजॉइंट निकालना सीखेंगे कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाए किसी भी मैट्रिक्स का। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स हमको दे रखी है 3/3 की दे रखी है, A11 A12 A13 A22 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। क्लियर? अब यहाँ पर इसको हमको निकालना है, एडजॉइंट निकालना है इसका, तो इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्टली इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। सेम चीज़ आ जाएगी डिटर्मिनेंट में, A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33। ओके, अब ये डिटर्मिनेंट में लिख दिया। अब आपको क्या करना है? इंडिविजुअली हर एक नंबर का कोफैक्टर फाइंड करना है। A11 का, A12 का, A13 का, सबके कोफैक्टर्स निकालना है और उन सब कोफैक्टर्स को अरेंज करना है एक मैट्रिक्स में। एक मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स A दे रखी है। अब इसको ये वाला जो काम है आपका रफ का काम रहेगा, बट समझना भी ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, फिर ईच एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स को अरेंज करेंगे मैट्रिक्स में। अब सबके कोफैक्टर्स मान लेते हैं, लेट इसका कोफैक्टर है F11, इसका कोफैक्टर F12 एंड F13। तो इसको मैं लिख रही हूँ F11, सबके कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में अरेंज कर रहे हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स यानी क्या होता है? सहखंड जिसे आप कहते हैं। F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33। ओके, अब ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बन करके रेडी हो गया। अब क्या करना है आपको? मेन काम यही था, आपको कुल मिलाकर के सबके कोफैक्टर्स चाहिए थे, उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। अब ये जो कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स है इसका आप ट्रांसपोज कर दोगे। ट्रांसपोज किया हमने, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? इस चीज़ का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज करेंगे तो जो कॉलम में है रो में आ जाएगा, दिस थिंग वुड बिकम लाइक दिस, कॉलम रो में आ जाएगा और जो रो है वो कॉलम में। तो जैसे इस कॉलम को मैं रो में ले लेती हूँ, F11 F21 F31 F12
F22, F23, F31, F32, F33। ओके, तो ये जो ट्रांसपोज आया, ये जो आंसर आपका आया, इसको हम कहेंगे दैट इज़ योर एडजॉइंट ऑफ ए। तो किसी भी मैट्रिक्स ए का अगर एडजॉइंट निकालना है तो मेनली अगर डायरेक्टली बात की जाए तो उसके लिए क्या काम करना रहेगा, सबसे पहले जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है इंडिविजुअली हर एक का कोफैक्टर निकालो। तो इन सब एलिमेंट्स की जगह पर आप एक नया मैट्रिक्स बनाना है जिसके अंदर इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, सबके कोफैक्टर्स होंगे। कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बन करके आया उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो बेसिकली जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आपकी बनेगी इंडिविजुअली हर एक की, उसका ट्रांसपोज करने पर आपके पास एडजॉइंट ए आ जाएगा। इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये तो मेथड हो गया एडजॉइंट फाइंड करने का। वन मोर थिंग, यहाँ एडजॉइंट की बात कर ली थी। अब जो फर्स्ट जो चैप्टर का नाम ही है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो अब इनवर्स को कैसे फाइंड किया जाएगा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है आपके पास कि ए इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स ले रहे हैं फॉर अ मैट्रिक्स, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स for a square matrix A inverse is equal to adjoint A upon mod of A या फिर determinant of A where यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है कि अपना जो mod of A है, determinant of A है, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? अगर तो कहीं पर भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू उस मैट्रिक्स ए जो भी आपको दे रखी है उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर तो 0 आ गया तो एडजॉइंट ए अपॉन 0 किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी, विच इज़ नॉट करेक्ट। आपके पास एक वैलिड आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका मैट्रिक्स भी एक वैलिड दे रखा है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, तो इन्वर्स भी सेम ऑर्डर का आपके पास आना चाहिए। तो इन्फिनिटी इज़ नॉट अ मैट्रिक्स। तो इसीलिए ये जो मॉड ऑफ ए है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इन केस अगर किसी में ऐसा हो जाता है तो किसी में डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, तो उस कंडीशन में आपका जो ए इनवर्स का वैल्यू इन्फिनिटी, इसका मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें ये चीज़ लिख लेना कि या फिर फॉर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ए इनवर्स अस्तित्व में ही नहीं रहेगा अगर तो मॉड ऑफ ए आपका 0 आ जाता है तो ये तो बात हो गई इसकी। तो अब यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल जाएगी कि ये ए इनवर्स उसमें ही पॉसिबल है जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज़ कंडीशन ऑफ नॉन सिंगुलर, जो अभी हमने पढ़ी। तो इससे ये क्लियर हो जाता है। इसी को अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, for non-singular matrix A inverse एग्जिस्ट करता है, बट फॉर सिंगुलर का मतलब व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, सिंगुलर मैट्रिक्स A इनवर्स does not exist। ठीक है, नॉन सिंगुलर के लिए ए इनवर्स होगा, सिंगुलर के लिए इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि ये 0 तो डायरेक्टली बोल देंगे ए इनवर्स है ही नहीं, तो आपको आगे सॉल्व करने की नीड ही नहीं रहेगी। अब इसके बाद जो आपके आता है कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए, ताकि हम
ए इनवर्स या फिर सबसे बड़ी बात एडजॉइंट निकाल सके, वो आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए की नीड रहेगी। सबसे पहला एग्जांपल कोई रैंडम सा मैंने ले लिया, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 4 5, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज हम पहले ही जान चुके हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, एडजॉइंट हमको निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर प्रोसीजर वाइज जाएंगे तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट में लिखो, और नहीं तो आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। मैं लिख रही हूँ एक बार के लिए, डिटर्मिनेंट में लिखा 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको को फैक्टर की मैट्रिक्स बने तो इंडिविजुअली हर एक का को फैक्टर फाइंड करके रख लो। तो को फैक्टर की मैट्रिक्स बना दी हमने, एडजॉइंट चाहिए ना हमको, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर दैट इज इक्वल टू 2 का को फैक्टर क्या होता है, ये हटा क्या बचा 5। 3 का को फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 हटा 2 हटा क्या बचा 4। अब इसमें को फैक्टर में साइन का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, चलता है ये 2 बाई 2 में ऐसे प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, तो जो भी आंसर आ रहा था उसके आगे माइनस लगा दिया। 4 के लिए ये हटा दैट इज 3, और नेगेटिव है तो नेगेटिव, एंड 5 के लिए हो जाएगा यहाँ पर 2। तो इस तरीके से आगे को फैक्टर का मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट चाहिए तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो 5 माइनस 4 माइनस 3 2, इसका ट्रांसपोज करने पर वी विल गेट 5 माइनस 3 माइनस 4 एंड 2। तो यहाँ से आपके पास एडजॉइंट का आंसर आ गया। अब इस तरीके से अलग अलग मैट्रिक्स आपको लेनी है, आपका होमवर्क रहेगा, जितनी भी मैट्रिसेस आप जितना सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिसेस लेकर के उसके एडजॉइंट फाइंड करेंगे। बाकी का जो इन्वर्स फाइंड करना है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।